हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वन पीस एपिसोड 1129 में। आने वाले कुछ एपिसोड में हम जानेंगे बार्थोलोम्यू कुमा की ऐसी बैक स्टोरी जो हर वन पीस फैन को भीतर तक झकझोर देगी। तो कृपया मानसिक रूप से तैयार रहिए और जुड़े रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सैटर्न की एगहेड आइलैंड पर रहस्यमय एंट्री के बाद पूरे आइलैंड पर हड़कंप मच गया। नेवी ने तत्काल आदेश जारी किया कि वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल को छोड़कर बाकी सभी सैनिक केंद्र से दूर हो जाए और कोई भी सैटर्न के होली फॉर्म की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। अब ईमानदारी से कहें तो यह होली फॉर्म कम और डेविल फॉर्म ज़्यादा प्रतीत हो रही है। खैर तभी बोनी जो अपने पिता की यादों से विचलित थी सैटर्न के सीने पर तलवार से वार कर देती है। उन यादों में सैटर्न की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही थी। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। बोनी के इस हमले के बाद नेवी में खलबली मच गई। बोनी ने एल्डर के सीने में तलवार घुसेड़ दी, यानी जिस व्यक्ति का भय पूरे संसार पर छाया हुआ है उस पर हमला। इस अफरा तफरी को देखकर स्वयं सैटर्न भी बोल पड़ता है, शांत हो जाओ मूर्खों। यदि मुझे उस तलवार से कोई खतरा होता तो मैं स्वयं को बचा सकता था। और फिर वह अपने जोड़ जुड़ाव वाले हाथ से बोनी को पकड़ लेता है। यह देख सांजी बोनी को बचाने के लिए सैटर्न की ओर दौड़ता है, लेकिन सैटर्न एक रहस्यमय शक्ति सांजी को तुरंत बेहोश कर देती है। इसके बाद सैटर्न अपने सीने से तलवार निकालता और चौंकाने वाली बात यह होती कि वह घाव अपने आप ठीक हो चुका था। यह देख सांजी और फ्रैंकी दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल वेगापंक के दल को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर सैटर्न उन्हें रोक देता है और कहता है, जल्दबाजी मत करो। ये अब कहीं नहीं भाग सकते हैं, बस अपने हथियार तैयार रखो। इसके बाद सैटर्न किजारू की ओर देखता है जो लूफी के स्ट्रॉन्ग गन अटैक से जमीन पर पड़ा था। सैटर्न कहता है, तुम्हारा स्तर और ताकत के अनुसार तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। किजारू क्षमा याचना करता है और कहता है कि अब वह कुछ समय तक हिल नहीं सकेगा। सैटर्न अब लूफी की ओर देखता है जो इस समय पूरी तरह थका हुआ और बेसुध पड़ा था। मौके का लाभ उठाते हुए सैटर्न अपनी मकड़ी जैसे पैरों से लूफी पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट अटैक से लूफी को पंच मारकर सैटर्न के हमले से बचा लेता है और फिर रोबोटिक हेड हाथ से उसे खींचकर अपनी ओर ले आता है। फ्रैंकी का यह आत्मविश्वास वाकई काबिले तारीफ था। वह सैटर्न से कहता है, वाह, जो पूरी दुनिया पर राज करता है वो भी हमारे कप्तान का सिर चाहता है। सैटर्न जवाब देता है, स्ट्रॉ हेड लूफी और ज्वेलरी बॉनी, हम यह अनुमान लगाने में विफल रहे कि तुम दोनों यहाँ उपस्थित हो सकते हो। पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस निराशाजनक स्थिति में तुम कितने भाग्यशाली हो, और वेगापंक तुम्हारा हमें इस प्रकार धोखा देना अत्यंत निराशाजनक है। हालांकि अब तक तुम्हारे कार्यों की सराहना की जाती रही है। तो बताओ, अब तुम में से सबसे पहले कौन मरेगा? मैं चाहता हूँ कि मरते समय तुम्हें केवल इस बात का पछतावा हो कि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट से टकराने की गलती की। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों इंसान वही कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। सांजी पूछता है, क्या तुम में से कोई हिल पा रहा है? फ्रैंकी जवाब देता है, नहीं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पकड़ कर रखा हो। वेगापंक कहता है, यदि यह विज्ञान नहीं तो निश्चित रूप से किसी डेविल फ्रूट की शक्ति है। बॉनी सैटर्न से कहती है, तुमने मेरे पिता की हत्या की है। सैटर्न जवाब देता है, ओह, तुम कुमा की बात कर रही हो। वह एक ऐसी जाति में जन्मा था जो पीढ़ियों से गुलामी के लिए अभिशापित थी, क्योंकि उसके पूर्वजों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट माफी ना मिलने लायक अपराध किया था। कुमा बकनियर नामक जाति का अंतिम उत्तरजीवी था। उसके बाद बोनी को फ्लैशबैक आता है, जहां वह अपने पिता कुमा के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। कुमा कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा हीरो बनना चाहता था जो बंदियों को उनके पीड़ा से मुक्त कर सके, जैसे नीका, वॉरियर ऑफ लिबरेशन। बोनी पूछती, क्या वह आएगा और मुझे भी आज़ाद करेगा? कुमा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ जरूर आएगा। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 14 साल पहले, सॉर्बेट किंगडम, साउथ ब्लू। कुमा का जन्म होता है। वह स्वस्थ और बलवान बच्चा जिसके शरीर में बकनियर का खून बह रहा था। डॉक्टर उसके पिता से कहते हैं कि यह बात गुप्त रखी जाए, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात सरकार के एजेंटों को पता चल जाती है। इसके बाद कुमा और उसका पूरा परिवार पकड़कर सेलेस्टियल ड्रैगन के गुलाम बना दिए जाते हैं। कुमा के मास्टर उसे पीटते, काम करवाते और रोने पर गोली मारने की धमकी देते हैं। एक दिन जब कुमा की अपने पिता से भेंट होती है, वह पूछता है, तू कैसा है? कुमा जवाब देता, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं। पिता बताता है कि कुमा की माँ मर चुकी है, अब वह स्वर्ग में है। फिर वह रोते हुए कहता, अच्छा हुआ वो मर गई है। सुनकर कुमा भी रोने लगता है। पिता कहता है, तू जिंदा रहेगा बेटा। कुमा पूछता है, क्यों?
पिता जवाब देता है, क्योंकि वॉरियर ऑफ लिबरेशन ज़रूर आएगा और तुझे बचा लेगा। उसका नाम है सन गॉड निका, एक महान योद्धा जिसकी गाथाएँ हमारी विरासत का हिस्सा हैं। जैसे ही यह कहकर वह लय में गाना शुरू करता है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसका गीत उसे पसंद नहीं आया। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है, वर्तमान से 38 साल पहले का, गॉड वैली में। यहाँ गोरसे, सैटर्न और अन्य सेलेस्टियल ड्रैगन एक नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन में शामिल होते हैं। यह एक अमानवीय खेल है जिसमें ऐसी जगह को चुना जाता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अधीन ना हो और वहाँ के लोगों का शिकार किया जाता है। इस बार गॉड वैली का नाम चुना गया क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थी और इसका नाम गॉड शब्द से जुड़ा हुआ था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को खटकता था। जब गॉड वैली का राजा इसका विरोध करता है, गार्लिंग उसे एक ही झटके में मार देता है क्योंकि अब राजा को मारने के भी पॉइंट्स मिलते हैं। गार्लिंग 10,000 पॉइंट से आगे बढ़ता है। इस बार इस प्रतियोगिता में न केवल सामान्य निवासियों बल्कि अपराधियों और रहस्य समस्या खड़ी करने वाले गुलामों को भी निशाना बनाया जाएगा। तभी एक सरकारी एजेंट सैटर्न को सूचना देता है कि जो बकनियर बालक भागने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़ लिया गया है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कुछ गुलाम मिलकर कुमा को पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यदि कुमा भाग गया तो बाकी सभी गुलामों की हत्या कर दी जाएगी। तभी वहाँ इवांको और जीनी की एंट्री होती है। इवांको बाकी गुलामों को रोकता है और बताता है कि कुमा इस प्रतियोगिता का ग्रैंड प्राइज है। वह कहता है कि अगर सबको जिंदा रहना है तो उसके पास एक योजना है और वह जल्दी ही यहाँ से भागने वाला है। और इसी दृश्य के साथ एपिसोड 1029 समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।